व्हाट्स अप गाइस, सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और मस्त मजेदार थग लाइफ वीडियो लेके आए हैं जिसमें उनकी डिबेट होने वाली है सुप्रिया श्रीनेट के साथ। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, कहां से देख रहे हो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। अरे 1 2 3 गो। कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके नेता, डी फैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है, तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहाँ पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे उन्होंने संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं बोला है, परंतु जानबूझकर बोला है और अपनी पार्टी की कमियों को छुपाने के लिए इस विशेष सत्र पर राजनीति करने की दृष्टि से बोला। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही है उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। तो सुधांशु जी की तरह मैं लुटियंस गली में नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहती हूँ, तो मुझे 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर लगा। सबसे पहले तो ये बनाने एक आदमी जो अपनी छवि बनाने पर तुले हुए हैं। खैर छोड़िए उस बात को। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। चलो ठीक है। सोनिया जी कवर फायर दे रही है अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद हैं। देखिए, सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों के भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलायंस समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके। बिल्कुल। पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी। राहुल गांधी जी छोड़ दिए, भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी। वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही थी, जबकि ये तय था कि वो मुद्दे की बात कर लिया, फुल टर्म अध्यक्ष नहीं था, इसलिए कवर फायर नहीं था। इसलिए कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गए मतलब फुल टर्म अध्यक्ष नहीं रहा 4 वर्ष तक, उन्होंने उसको आज की बात अब क्यों रखा वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश की जनता उसको समझती है। अब हम आज के विषय को उगलते हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है सौरभ जी। कहते हैं सरकार चलाना तो सरकार का काम है, संसद चलाना, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। मेरे ऐसे फर्स्ट टाइम के सांसद को पता है और आपको सांसद न होते हुए भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है और सोनिया जी को न पता हो, तो मैं ये इसीलिए मैंने कहा वो विचार करके सोद्देश्य बोला गया होगा, कांग्रेस की रणनीति के तहत बोला गया होगा कि कोई ना कोई विवाद क्रिएट किया जाए। क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय की वो बात कह रही हैं, समझ में आ रहा है मुझे। अरे कहना क्या चाह रहे हैं आप? सवाल आपसे बात यह है कि किस विषय के लिए सदन बुलाया गया है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। उसमें आपके प्रतिनिधि होंगे, उनसे पूछ लें सोनिया गांधी जी। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी तो पूछ लेंगे वो, बस इतनी सी बात है। अब इतनी बात उनको पता ना हो तो हम नहीं कह सकते। और ये बता दें किस संविधान के उसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन बुलाने में भूमिका निभाएगा। चलिए आप तर्क आप बहुत स्पष्ट बता दीजिए। मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से, धन्यवाद। 25 जनवरी से 25 मार्च तक 50,000 लोगों की व्यवस्था रोज बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर करेंगे और उसके बाद से वोटिंग अप्रैल मई में होने ही वाली है, तो इसको विपक्षी पार्टी नहीं जोड़ेंगे। इसका क्या मकसद है? ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं इनको भारत की वास्तविक प्राण ऊर्जा का नहीं पता। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं सारे दर्शकों के संज्ञान के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कौन सी होती है? वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग कुंभ मेले में होती है। जिस दिन मौनी अमावस्या होती है उस दिन पिछली बार 3.5 करोड़ लोग आए थे। किसी ने बुलवा दिया था क्या
इन्विटेशन दिया गया था क्या? इसके अलावा अगर सबसे बड़ी गैदरिंग होती है तो ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसमें चंद लाख लोग आते हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, कितने सारे एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें, मगर कुंभ मेले में पूरे उसके दौरान 15 से 16 करोड़ लोग आए थे। यह है भारत का लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स। तो इतने समय के बाद राम मंदिर बन रहा है तो हम सिर्फ व्यवस्था करने के लिए आ रहे हैं। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, चूंकि मैं उस रैली में आया था इसलिए पता है, अप्रैल 91 में विश्व हिंदू परिषद ने जो दिल्ली में रैली की थी, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली 5 लाख की फिगर एक्सेप्ट की थी। विश्व हिंदू परिषद का दावा 20 से 25 लाख का था। आज तक किसी रैली में सरकार ने 5 लाख की फिगर नहीं एक्सेप्ट की है। और दिल्ली पुलिस ने इस बात के लिए स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वॉलंटियर्स ने सहयोग किया, जिस कारण से उन्हें इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में सहजता हुई। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता है ओवैसी साहब की, तो ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर देना। वो तो पूछ रहे हैं मोदी जी से कि क्या मोदी जी ये आपकी जो भगेनी संस्था है आरएसएस, उसके पास लिस्ट है, उस पर क्या कहना है, कर दें खुलासा। सारी राजनीति खत्म कर दीजिए आप असद साहब की, कि भाई अब वो ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए, शायद ओवैसी साहब की जानकारी दुरुस्त नहीं है। मतलब मसीरे आलमगिरी से लेके और तजुके बाबरी तक तो सैकड़ों मंदिरों की तो लिस्ट है। और बाकी बात छोड़ दें तो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के बाद मुस्लिमों की सबसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में से जो मानी जाती है वो नदवातुल उलेमा लखनऊ, उसके जो फाउंडर चांसलर थे मौलाना अली मियां, उन्होंने अपनी किताब में 3300 का तो जिक्र उन्होंने किया है उन मस्जिदों का जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। और जब चंद्रशेखर जी के समय में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता शुरू हुई थी, उस समय मुझे याद है श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो लोग वार्ताकार गए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये 3 हमारे धर्मस्थल हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, बाकी फिर हम विषयों को नहीं उठाएंगे। जबकि अली मियां जी के द्वारा भी कोट की गई वो 3300 मस्जिदों का पूरा सूची गिनाई गई थी, परंतु उस समय नहीं माने थे। और मुझे याद है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बाहर निकलकर यह बयान दिया था, विनोद बंसल जी को याद होगा, कि ये कुछ भाई एक इंटरेस्टिंग बात हुई डिबेट में कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ राम मंदिर के वहाँ पर वो जो मतलब प्रोग्राम में वो कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक तो यूपी में सरकार किसकी है? बीजेपी की, ठीक है। और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता एक सरकार को बनाने में भी जैसे लोग वोट देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कार्यकर्ता की भी बहुत एक अहम भूमिका होती है ना, दिन रात लगे रहते हैं प्रचार में, हर एक चीज़ में। तो अगर वो बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं से कहकर और उनकी हेल्प लेकर अगर वो अरेंजमेंट करने में भी लगी हुई है और अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो अरेंजमेंट नेगेटिविटी के लिए तो नहीं है, वो अरेंजमेंट पॉजिटिविटी के लिए ही है। अरेंजमेंट लोगों की हेल्प करने के लिए ही है। अरेंजमेंट चाहे अब वो खान पान के लिए हो लोगों के लिए या फिर एक व्यवस्था, स्थिर व्यवस्था के लिए हुआ, ये भी बोल देंगे कि देखो वैसे तो बड़े वो बन रहे थे, है ना, अभी देखो ये चूक हो गई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे। तो अगर वहां पर अगर अरेंजमेंट हो रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से कुछ हो रहा है, तो वो तो अच्छा ही है ना, लोगों की सहूलियत के लिए है। उसमें अब ये बोल देना कि बीजेपी कार्यकर्ता लग रहे हैं, अरे अपने कार्यकर्ता भी भेज दो वहां पर, भेज दो। अब मैं मान लो मैं घूमने गया हूँ इस दिन, मैं वहां पर कह दूं जी मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, लोगों को मैं बताते रहूंगा कि भैया यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना है, तो मैं भी हेल्प ही कर रहा हूँ, फायदा ही होगा। लोग भी बोलते हैं ठीक है भैया यहाँ खड़े होकर बता देना अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कई बार डिबेट में कुछ भी कहने वाली बात है। और वो जो छावनी वाली बात हुई, वो उन्होंने सही बोला भाई। एक टाइम था दिल्ली में आप लोकल मार्केट में जाने से कहीं ना कहीं डरते थे, जैसे एक माहौल हो चुका था। जैसे करोड़ प्लेस का मुझे सरोजनी नगर का मुझे आज भी याद है वो धमाका भाई। मैं 6ठी 7वीं क्लास में था भाई साहब, ऐसा टाइम था ना, हम उस टाइम दिल्ली रहते थे इसलिए। और भाई आज आप सिक्योरिटी देख लो, अगर बॉर्डर पे भी कुछ हल्का हलचल होता है ना, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है भैया, चाहे हो चाइना चाहे हो पाकिस्तान। तो यही चीज है कि आपको सबसे पहले सरकार वो चाहिए जो आंखों में आंख डाल के कहते हैं भैया तूने करी कैसे, तेरी ऐसी की तैसी, वो वाली बात आ जाती है। और जिसके अंदर मैं कहूँगा बीजेपी का बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं रोल मॉडल रहा है कि भैया सुनेंगे नियम किसी की जहाँ बदतमीजी हुई। और लेकिन उसमें लीडरशिप बहुत मैटर करती है। जैसे होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह जी, उनकी बातें आप देख लो सदन में अभी जो उसके ऊपर कश्मीर मुद्दे के ऊपर 370 के ऊपर उन्होंने जो बात करी थी, या फिर आप मोदी जी का भाषण कभी भी सुन लिया करो भैया, या फिर आप राजनाथ सिंह को देख लिया करो जब भी कोई बात होती है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये नहीं होता कि हाँ हमें अगर एक पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई मिली है या किसी भी, तो हम बस हाँ 5 साल में चुप चुप रह गए, 5 साल अच्छे से हेलो हाई जी करते नहीं। भैया आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और देश हो या क्रिकेट टीम हो या फिर आप एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है इंडिया की, धोनी को देखा था कप्तानी करते हुए,
भाई साहब चाहे भी चेन्नई सुपर किंग वाले एक मैच ले लो, ग्राउंड पे घुस गए तो धोनी, ठीक है, चाहे विराट कोहली की बात कर लो, भाई साहब ऐसे कैसे कह दिया मेरे प्लेयर से, आप कोई भी बात हो अंपायर से बैठ जाना, ठीक है, या फिर आप बात कर लो रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा सीधा कहता है भैया जो गलत है हाँ, वो बोलने की क्षमता होनी चाहिए भैया, और वो ऐसा नहीं कि डिप्लोमेट बिल्कुल ऐसे कि फॉर्मल वे में, कभी कभार आपको इनफॉर्मल भी होना पड़ता है, इनफॉर्म इन द सेंस कि आपको अपनी धौंस भी दिखानी पड़ती है। बिल्कुल, आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।